हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। और फर्स्ट पार्ट में पढ़ रहे थे स्पेसिफिक हीट में आगे हम लोग देखते हैं क्या है। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला था C इक्वल dQ upon mdt। भैया C इक्वल dQ upon mdt, इधर C इक्वल dQ upon mdt। इसकी यूनिट क्या यूनिट बता दिया था, ठीक है ना। अब डायमेंशन भी बता चुके हैं, ठीक है ना। अब हमें ये फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कितने टाइप का होता है। तो स्पेसिफिक हीट इन टू टाइप्स, दो प्रकार का। कौन है? स्पेसिफिक हीट इन कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट इन कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो इन डालेगा स्पेसिफिक हीट इन कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट इन कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट इन कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। लिख लिया, आप समझिएगा। और सीधी है डिफिनीशन लिखनी भी नहीं भैया हम लोगों को। देखिएगा, सपोज करते हैं m इक्वल 1 ग्राम, और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एयरफोर्स में, कभी कभार नीट में भी आया है कि जो हम स्पेसिफिक हीट लेते हैं किस में लेते हैं, ग्राम मोल में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, तो ननाबदेश किसी में नहीं। तो ग्राम मोल अणु में ली जाती है, किस में ली जाती है? 1 ग्राम नहीं होता है भैया। जो गैस है उसमें ले अणु होंगे, क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ग्राम मोल अणु क्या होंगे? ग्राम मोल अणु। तो ग्राम मोल मॉलिक्यूल, ग्राम मोल अणु। तो 1 ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और टेम्परेचर किस में लेंगे? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, किस में लेंगे? डिग्री सेल्सियस में। तो C इक्वल क्या आएगा? dQ आएगा। क्या आएगा? dQ आएगा। तो इसकी डिफिनेशन क्या हुई? इन 1 ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल एट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट इन कांस्टेंट प्रेशर, इट इज कॉल्ड Cp। क्या कहते हैं इसको? Cp। स्थिर दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा 1 ग्राम मोल अणु के लिए 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर Cp कहलाती। क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? Cp कहलाती, ठीक है ना। तो बस Cp इतना लिख लो विदाउट डेफिनेशन के, नोट करिए। इसमें क्या होगा? देखो, इसमें 1 ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो ऐसा जगह वॉल्यूम कर लो। क्या कर लो? वॉल्यूम कर लिया। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम पर फाइंड करेंगे। तो इसको Cb से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Cb से, ठीक है ना। तो ये दो हमारे पास हो गए, Cp और Cb। और भैया बस समझ लीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि जो Cp और Cb का रेशियो होता है वो गामा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? गामा। और गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1.8, मतलब या 0.9, ग्रेटर देन 0.9। गामा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगी 0.9 से, और लेस होगी 2 से। मतलब गामा की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती है, और गामा की वैल्यू कभी 0.8 नहीं हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, हम ऐसे, अरे ठीक है, आप लोग जैसे बनाना गामा में ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। स्टाइल है, गामा बनता है मेरा। तो गामा की वैल्यू 0.9 से ग्रेटर होगा और 2 से लेस होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? 0.9 से ग्रेटर होगा, 2 से लेस होगा। ये जो चीज़ बता रहा है मेन समझेगा तो भैया, गामा की वैल्यू 0.9 से ग्रेटर होगी और 2 से लेस होगी, कम होगी, ठीक है ना। मीन्स बड़ा कौन होगा? Cp बड़ा होगा कि Cb बड़ा होगा? बताइए, Cp बड़ा है कि Cb बड़ा है? Cp ग्रेटर है। क्या कौन ग्रेटर है? कितना ग्रेटर हो सकता है? 0.9 से 2 तक, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, बस मेन चीज़ इसमें ये थी। चैप्टर नाम डालेगा, और चैप्टर क्या?
इसी में है कंसेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो इसी में क्या बताया गया है कि सबसे पहले समझिएगा ऊष्मा को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो क्या किया, एक सोर्स लिया, क्या लिया? सोर्स लिया। सोर्स बोले तो स्रोत, क्या? स्रोत। एक स्रोत लिया और एक वर्किंग सब्सटेंस लिया। क्या लिया? वर्किंग सब्सटेंस। एक स्रोत लिया और दूसरा वर्किंग सब्सटेंस लिया, ठीक है ना। इसे बोलेंगे सोर्स, इसे बोलेंगे वर्किंग सब्सटेंस और इसको बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं? सिंक। भैया देखिएगा, किसी कोई इंजन है उसमें पेट्रोल डालते हैं या डीजल से गाड़ी चलती है, तो डीजल पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, पिस्टन फ्रिक्शन करता है। क्या करता है? पिस्टन फ्रिक्शन करता है। और जब पिस्टन फ्रिक्शन करता है तो उसमें हीट क्रिएट होती है। क्या बनती है? हीट बनती है। देखो हम लोग ये देखते हैं कि जो बुलेट गाड़ी होती है वो पेट्रोल ज़्यादा लेती है और जो छोटी गाड़ी होती है कम पेट्रोल लेती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है, जो हैवी गाड़ियाँ होती हैं वो क्या होता है कि उसका इंजन हीटअप करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा फ्यूल लेती है। और जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं जल्दी से हीटअप हो जाती हैं, तो पिकअप जल्दी आ जाता है उसका। तो जो सोर्स होता है तो उसको हम लोग हीट को सोर्स बोलते हैं। और कितना हीट दी? डी क्यू हीट दी। हीट बोले तो ऊष्मा, क्या? ऊष्मा। गिवन ऊष्मा कितना? ये डी क्यू हीट है। क्या ये? हीट है। इसको क्या बोलेंगे? ऊष्मा। क्या बोलेंगे? ऊष्मा। गिवन हीट, ऊष्मा, ठीक है ना। जब ये हीट दी ऊष्मा तो इससे डी डब्ल्यू वर्क हुआ। कितना वर्क हुआ? डी डब्ल्यू। मतलब इंजन चला या इंजन खड़ा रहा, खड़े खड़े आप चलाते रहे इंजन को, ठीक है ना, डी डब्ल्यू। लेकिन इंजन चला, आपका फ्यूल खत्म हुआ, डी डब्ल्यू वर्क हुआ। कितना वर्क हुआ? डी डब्ल्यू वर्क हुआ। हम लोग देखते हैं, देखो पहले क्या था, इंजन लोहे के बनाए जाते थे। इंजन जब लोहे के बनाए जाते थे तो बहुत ज़्यादा फ्यूल लेते थे, ठीक है ना, क्योंकि वो हीट रिजेक्टेड ज़्यादा करते थे। रिजेक्टेड मतलब जब इंजन गर्म होगा तब गाड़ी चलेगी, ठीक है ना। तो पहले जब कोयले वाली गाड़ी हुआ करती थी, पहले उसको कोयला झोंका जाता था, ठीक है ना, और बॉयलिंग होता था वाटर, काफ़ी मतलब घंटों लग जाते थे उसको हीटअप करने में। इंजन जब गाड़ी हीटअप हो जाती थी तब गाड़ी आगे बढ़ती थी, ठीक है ना। आज भी जब देखिए, जब ट्रक वगैरह जब चालू किए जाते हैं तो ड्राइवर देखो, जब गाड़ी खड़ी रहती है सुबह सुबह ठंडे टाइम पे जब बाइक स्टार्ट करते हो तो बाइक एकदम से आप क्लिच दबाओ और गाड़ी नहीं चल देगी, ठीक है ना। आपको गाड़ी को थोड़ा सा किक से मारना पड़ता है या थोड़ा सा उसको स्टार्टअप करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, इसके बाद वो आगे बढ़ती है। तो वो जो एनर्जी लॉस होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊष्मा। क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊष्मा। आंतरिक ऊष्मा DU होती है। क्या होती है? DU, आंतरिक ऊष्मा। आंतरिक ऊष्मा, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। आपने जो ऊष्मा दी थी वो DQ ऊष्मा दी थी, इससे DW वर्क हुआ और DU इंटरनल एनर्जी के रूप में वेस्ट हुआ, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसमें एक बात है, ऊष्मा को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो DQ इक्वल टू DU प्लस DW, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DU प्लस DW, मीन्स DU आंतरिक ऊष्मा इक्वल क्या आएगा? DQ माइनस DW, ठीक है ना। अब इसी को कई फॉर्म में पूछ लेते हैं, इस चीज़ को कई फॉर्म में पूछ लेते हैं। किस किस फॉर्म में पूछते हैं? कभी कभार दिया होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं DW इक्वल टू क्या पढ़ा है? PdV पढ़ा है, PdV। और हमने पीछे बताया था D इक्वल टू क्या होता है? D इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी बताई थी, S इक्वल DU अपॉन DT। क्या होता है? DU अपॉन DT। तो DU इक्वल टू क्या हो गया? SDT। क्या हो गया? SDT। तो इसको इस फॉर्म में भी कभी कभी दिया जाता है। इसमें अगर वैल्यू पुटअप कर दें तो DQ इक्वल टू
एस डी टी, क्या एस डी टी प्लस पी डी बी, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना, पी डी बी ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मतलब मेन हमारा ये है, इसी से ये बना, इसको रिप्लेस कर दिया, डी यू को इधर लाए तो डी क्यू को उधर ले गए, ठीक है ना। ये रिप्लेस करके ये है, और यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू रखी पी डी बी और डी यू की वैल्यू रखी एस डी टी, ठीक है ना। हम लोग यहाँ भी वैल्यू रखते हैं कि डी क्यू इक्वल टू एस डी टी प्लस पी डी बी, हम लोग यहाँ भी रखते हैं कि एस डी टी इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी बी। तो कई फार्म में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो किस टाइप से पूछा जाएगा ये हम लोग न्यूमेरिकल में अभी देखेंगे, तब तक इतना नोट करिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यह ऊष्मागत के प्रक्रम में ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको एक फार्म दूसरे फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट, कनेक्ट नहीं कन्वर्ट, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। और जब कन्वर्ट करेंगे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, तो इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन ऐसे आता है भैया, और ड्रॉबैक क्या है ऊष्मागतिकी का, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि डी क्यू से डी यू प्लस डी डब्ल्यू में ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, कितना हो रहा है ये नहीं बताया गया, ठीक है ना, कितना परिवर्तन हो रहा है ये नहीं बताया गया, केवल ये बताया गया कि ऊष्मा का परिवर्तन होता है, ठीक है ना, कि तब कुछ पार्ट डी डब्ल्यू में जाता है, कुछ पार्ट डी यू में जाता है, ये नहीं बताया कितना परिवर्तन होता है। तो लिखिएगा ऊष्मागत का प्रथम नियम यह नहीं बताता है कि कितनी ऊष्मा कार्य में और कितनी ऊष्मा आंतरिक ऊष्मा में, कितनी ऊष्मा कार्य में और कितनी ऊष्मा आंतरिक ऊष्मा में परिवर्तित होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। डी क्यू और डी डब्ल्यू क्या है, डी क्यू डी डब्ल्यू फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है, और डी यू बिंदु है, क्या है, बिंदु फलन है। हेलो हेलो, हाँ सर, आज टाइम से आएंगे ना, ठीक, ओके सर, ओके। लिखिएगा यहाँ पर डी क्यू और डी डब्ल्यू लिखो, यहाँ पर डी क्यू और डी डब्ल्यू पथ फलन, यहाँ पर डी क्यू और डी डब्ल्यू पथ फलन, पथ फलन, डी क्यू और डी डब्ल्यू, डी क्यू और डी डब्ल्यू पथ फलन, क्या है, पथ फलन है, ठीक है ना। जबकि डी यू बिंदु फलन है, जबकि डी यू बिंदु फलन है, डी यू क्या है, बिंदु फलन है। देखो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि जब निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो डी क्यू किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, और जब निकाय से ऊष्मा ली जाती है, जब बच्चा ऊष्मा ली जाएगी तो नेगेटिव में जाएगा वो, ठीक है ना। और सेकेंड पॉइंट लिखिएगा डी डब्ल्यू के लिए, जब गैस के द्वारा कार्य किया जाता है, जब गैस के द्वारा कार्य किया जाता है, ब्रैकेट में लिखते प्रसार होना, क्या लिखा हो कि गैस के द्वारा प्रसार हो रहा है, तो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब गैस के द्वारा कार्य किया जाता है
तो कार्य कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और जब गैस पर कार्य किया जाता है, जब गैस पर कार्य किया जाता है, जब गैस पर कार्य किया जाता है, यहाँ पर प्रसार होता है, यहाँ पर क्या होता है, संकुचन। क्या होता है, संकुचन। जब संकुचन हो तो वर्क नेगेटिव लेंगे, और जब प्रसार हो तो कार्य पॉजिटिव लेंगे। जब एक्सपेंशन हो तो कार्य कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे वर्क, ठीक है ना। और जब कंप्रेशन हो, कंप्रेशन संकुचन हो, कंप्रेस्ड हो, तो वर्क कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जब गैस के द्वारा कार्य किया जाता हो, वर्क ड्यू टू गैस, तो प्लस। और जब गैस पर कार्य किया जाता है, वर्क एट गैस, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और dW जब ताप बढ़ता है, जब ताप बढ़ता है, ठीक है ना, जब ताप बढ़ता है, जब ताप बढ़ने का मतलब क्या, आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, DU इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो प्लस में रहता है। और जब ताप घटता है तो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, घटती है। जब ताप घटता है तो आंतरिक ऊर्जा घटती है, तो लिख लो। जब ताप घटता है तो DU नेगेटिव लेंगे, और जब ताप बढ़ता है तो DU पॉजिटिव लेंगे। नोट करिए। प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो पहला निकलेगा आइसोबेरिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम। आइसोबेरिक, हाँ, प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम। क्या बोल देंगे इसको, समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम बच्चा होता क्या है, जब किसी, समझिएगा, हम लोगों के पास प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, ताप होता है। गैस सिलेंडर में क्या होता है, दाब होता है, ताप होता है और आयतन होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रक्रम कितने हो गए, समदाबी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, और एक और है चक्रीय प्रक्रम। क्या है, चक्रीय प्रक्रम, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं समदाबी प्रक्रम, आइसोबेरिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रक्रम के अंतर्गत क्या नियत रहता है, दाब नियत रहता है। इन दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। जब बच्चा लिखेगा, इस प्रक्रम के दौरान वस्तु का दाब नियत रहता है। इस प्रक्रम के दौरान वस्तु का दाब नियत रहता है, नियत रहेगा। और है क्या हमारे पास, पीबीटी। क्या है, पीबीटी, दाब, आयतन, ताप। दाब नियत है, समदाबी प्रक्रम कराएगा, तो परिवर्तन किस में होगा, आयतन और ताप में। किस में परिवर्तन होगा, आयतन और ताप में। गैस है ना, क्या है, गैस है, तो दाब और ताप में परिवर्तन होगा। मीन्स बी प्रोपोर्शनल टी, बी प्रोपोर्शनल टी, बी आयतन और टी क्या है, ताप है। तो ये किसका नियम है बताइए, बी प्रोपोर्शनल टी किसका नियम है, याद करो कि V1 के T1 और V2 के T2, तो V1 बटे V2 इक्वल T1 बटे T2 किसका नियम है, ये चार्ल्स का नियम। किसका है, याद है ना, चार्ल्स का नियम। तो यदि ये कहा जाए, क्वेश्चन कैसे बनेगा, समझो, समझ चलो, मतलब इससे क्वेश्चन कहीं दूर नहीं जाएगा। क्या है, दाब नियत रहेगा, और क्वेश्चन कैसे आएगा कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में, समदाबी प्रक्रम में कौन सा नियम होता है। अब कहो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में, आइसोबेरिक प्रोसेस में कौन सा लॉ, तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। लिखा चार्ल्स लॉ, वायल्स लॉ, डाल्टन का नियम, ठीक है ना। सोचो ये कहाँ से खुद पढ़ाई तुमने, तो भैया कौन सा नियम है, चार्ल्स का नियम। क्या है, चार्ल्स के नियम का पालन करता है। देख लो, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम नोट करिए, चार्ल्स का नियम। हम लोग पढ़ रहे थे कि समदाबी प्रक्रम में गर्म के दौरान क्या होता है, अगर ताप देखिएगा, ताप बढ़ता है अतः DU धनात्मक होता है,
टेम्परेचर क्या होता है भाई, जब गर्म करेंगे किसी वस्तु को तो ताप बढ़ेगा, ठीक है ना, और जब ताप बढ़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है ना, तो डी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और जब किसी पार्टिकल को, किसी गैस को गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा, आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ेगा तो, और डी डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, पी डी वी, क्या होता है, पी डी वी। जो आयतन बढ़ेगा तो डी डब्ल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। डी डब्ल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बोलो डी डब्ल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जब ऊष्मा बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, ऊष्मा बढ़ेगी, निकाय को दी जा रही, ऊष्मा निकाय को दी जा रही है, ऊष्मा क्या की जा रही है, दी जा रही है। जब निकाय को ऊष्मा दी जाएगी तो डी क्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो पॉइंट के रूप में लिखेगा, ऐसे लिखे, ताप, आयतन, ऊष्मा समतापी संपीड़न के दौरान, तो समदाबी संपीड़न के दौरान, कब, कोल्ड के दौरान, जब ठंडा किया जा रहा हो, ठीक है ना, समदाबी संपीड़न के दौरान, किसके दौरान, संपीड़न के दौरान। संपीड़न के दौरान भैया क्या होगा, देखो जब कोई वस्तु ठंडी हो रही हो, ठंडी का मतलब उसी से ऊष्मा जा रही हो, जैसे लोहा है, लोहे को आप जब गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे तो उसको ऊष्मा बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, तो ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। अब इसके बाद में उसको एटमॉस्फेयर में रख दो तो धीरे धीरे ठंडा होगा, कोल्ड होगा, ठीक है। तो ऊष्मा उससे रेडिएट होती, बाहर निकलती, किससे, डी क्यू से बाहर निकलेगी, तो वस्तु की ऊष्मा क्या होगी, घटेगी, वस्तु की ऊष्मा क्या होगी, रेडिएट होने क्या होगी, घटेगी। और ताप क्या होगा, ताप भी घटेगा, ताप क्या होगा, ए भी माइनस में होगा। जब ताप माइनस में होगा तो डी क्या होगा, माइनस में होगा, आंतरिक ऊष्मा किस में होगी, माइनस में होगी, घटेगी, ठीक है ना। और जब ताप घटेगा तो इसका आयतन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, घटेगा। जब आयतन घटेगा तो डी डब्ल्यू भी क्या होगा, माइनस में होगा, कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो लिखिएगा, संपीड़न के दौरान, ऐसे पहले ताप, आयतन, ये लिख लो, फटाफट लिखो। संपीड़न के दौरान देखो, पहले था समदाबी प्रक्रम, आइसोबेरिक प्रोसेस, अब आइसोकोरिक प्रोसेस है, समायतनिक प्रक्रम है। समायतनिक प्रक्रम क्या नियत रहेगा, बोलो, समायतनिक प्रक्रम क्या नियत रहेगा, आयतन क्या नियत रहेगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। संक्षेप में लिखो, वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसमें गति प्रथम नियम क्या है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना, डी क्यू इक्वल क्या है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब बच्चा इसमें जब डी डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, पी डी बी, क्या होता है, पी डी बी, तो जब डी बी कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो डी डब्ल्यू इक्वल जीरो जाएगा, तो डी क्यू इक्वल क्या जाएगा, डी यू क्या हो जाएगा, भाई डी डब्ल्यू जीरो हो गया। तो इन दिस प्रोसेस, किसमें, सम आयतनिक प्रक्रम के अंतर्गत आयतन नियत रहता है, और इस प्रक्रम के अंतर्गत वस्तु को दी गई संपूर्ण ऊष्मा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आंतरिक ऊष्मा में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आंतरिक ऊष्मा में। अच्छा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी ये फेल हुए हैं भाई। संपूर्ण ऊष्मा को कभी भी आंतरिक, अच्छा, संपूर्ण ऊष्मा को आंतरिक ऊष्मा परिवर्तित नहीं, कुछ ना कुछ तो वर्क होगा, ठीक है ना। चलिए उस पर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, और ये कोई लिखित भी नहीं है, केवल हम लोग ये समझ लें कि समायतनिक प्रक्रम में आयतन नियत रहता है। जब आयतन नियत रहता है तो कार्य जीरो होगा, तो वस्तु को दी गई संपूर्ण ऊष्मा आंतरिक ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो लिखिएगा, इसमें आयतन नियत रहेगा तो आयतन हटा दिया, तो दाब प्रोपोर्शनल किसके होगा, ताप के, प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे, के आएगा, के टी, ठीक है ना। तो के इक्वल क्या हो जाएगा, पी बाई टी। अगर दो गैसें हैं, एक गैस के लिए पी वन टी वन हो जाएगा, और सेकेंड गैस के लिए के इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी टू टी टू, ठीक है ना। तो पी वन अपॉन पी टू इक्वल टी वन अपॉन टी टू, ये आया, बात समझ में आई। और इस लॉ को बोलते हैं
आपको नाम याद रखना बहुत जरूरी, गैलुसाक, गैलुसाक का नियम। कौन सा नियम है? गैलुसाक का नियम, गैलुसाक का नियम। फटाफट नोट करिए, गैलुसाक का नियम। समायतन में जब ताप वृद्धि होगी तो ताप बढ़ेगा, तो दाब भी बढ़ेगा। आयतन कैसा होगा? नियत रहेगा भैया, आयतन कैसा रहेगा? और dq वस्तु की ऊष्मा भी बढ़ेगी, du वस्तु की आंतरिक ऊष्मा भी बढ़ेगी। और कार कैसा रहेगा? जीरो रहेगा। कैसा रहेगा? क्योंकि कांस्टेंट नहीं, जीरो क्या रहेगा? जीरो। और अगर ताप ये नोट कर लो तो dq पॉजिटिव धनात्मक कैसा रहेगा? धनात्मक, धनात्मक। और ये क्या बढ़ना है? क्या ये? इसका मतलब बढ़ना है, ताप बढ़ता है, प्लस का मतलब बढ़ता है। और दाब भी कैसा होता है? बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन ऊष्मा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। आंतरिक ऊष्मा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। डी डब्ल्यू क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि डी डब्ल्यू जीरो हो, पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं समतापिक में कमी। ताप में कमी हो, ताप में कमी हो तो ताप नेगेटिव, ताप घटेगा। क्या होगा? ताप घटेगा, दाब भी घटेगा, दाब भी घटेगा। जब दाब घटेगा तो ऊष्मा क्या होगी? जीरो होगी, माइनस में। किस में होगी? बस को दी गई ऊष्मा माइनस में होगी, और आंतरिक ऊष्मा किस में होगी? माइनस में होगी। कार क्या होगा? पहले जीरो कर चुके हो, ठीक है ना। नोट करिए, समतापीय प्रक्रम बोले तो आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है? जिसमें ताप नियत रहे। क्या नियत रहे? ताप नियत रहे। तो ताप नियत रहेगा, ताप नियत रहेगा तो du इक्वल क्या हो जाएगा? ताप क्या नियत कांस्टेंट है? कांस्टेंट है तो du इक्वल टू क्या होता है? STT। क्या होता है? तो ताप नियत du इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। आंतरिक ऊष्मा क्या होगी? जीरो होगी। तो ऊष्मा के प्रथम नियम में dq इक्वल टू du प्लस dw। तो dq इक्वल टू कितना हो जाएगा? du जीरो प्लस dw। तो dq इक्वल टू कितना आएगा? dw। यानी कि वस्तु को दी गई संपूर्ण ऊष्मा कार में परिवर्तित हो जाएगी। किसमें परिवर्तित होगी? कार में परिवर्तित होगी। गिवन हीट, टोटल गिवन हीट कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वर्क में। तो लिखिएगा इस प्रक्रम के दौरान, हाँ नोट करो, लास्ट प्रक्रम बचा है चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है भैया? साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है? इस टाइप का प्रोसेस जब कोई ऊष्मा विभिन्न प्रक्रमों से गुजरती हुई और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। विभिन्न प्रक्रमों से गुजरती हुई अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रक्रम। क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रक्रम, ठीक है। और जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तो इसमें भी क्या होगा? dq इक्वल क्या होगा? dw। आंतरिक ऊष्मा क्या जाएगी? जीरो। चक्रीय प्रक्रम के दौरान d इक्वल क्या आएगा? जीरो। हाँ सेम रहेगा, क्योंकि इसमें क्या कि जब कोई प्रक्रम विभिन्न प्रक्रमों से गुजरता हुआ पुनः अपने प्रक्रम में वापस आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। बस इतना नोट करिएगा। खेल खत्म प्रथम नियम का। तुम लोगों के पास मौका नहीं था कि तुम लोग CPMT कर पाते, ठीक है, पैदा नहीं हुए होगे तुम लोग। क्या कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम भी नहीं पैदा हुए थे 1977 और 91 में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है भैया साकिब, उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है केवल नाम लेके पूछेगा वही बताएगा। पहला ऑप्शन है dq इक्वल टू du प्लस pdv। सेकेंड ऑप्शन है dq इक्वल टू du इंटू pdv। थर्ड ऑप्शन है dq इक्वल टू du प्लस p इंटू dv। और फोर्थ ऑप्शन है dq इक्वल टू du इंटू dv प्लस p। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। आप बताओ भैया। फर्स्ट पक्का लॉक कर दिया जाए? चलो फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो भैया कह रहा है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर, दाब पर, आयतन पर, कार्य पर।
द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ऑन किस पे? टेम्परेचर पर, दाब पर, आयतन पर, कार्य पर। किस पे? ताप पर। बात समझ में आई? किस पे? ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, कह रहा कि एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान, लिखिएगा, एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान, एक आदर्श गैस को, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, इतनी लंबी लैंग्वेज लिखा दिया, और PMT 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो बहुत सिंपल है, लेकिन घुमा दिया, आपको सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। वैसे सोचना ही नहीं था। क्वेश्चन ये था, एक आदर्श गैस के, समझिएगा, एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान ताप को नियत रखा जाता है। किसको? ताप को नियत रखा जाता है। ताप को नियत रखा जाता है, ठीक है ना। और फिर कह रहा है कि गैस बाहरी कार्य करती है, गैस एक्सटर्नल वर्क करती है। तो कह रहा है इस प्रक्रिया के दौरान गैस की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, नियत रहेगी, क्या होगी? बोलो, आप बोलो, फटाफट बोलो, आप बोलो। घट जाएगी, आप बोलो, आप बोलो, बोलो, बढ़ेगी। साकिब, अरे पागल हो, नियत ताप है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ही नहीं होगा। क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। नियत ताप है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। भैया आज के लिए इतना ही, सर आ चुके हैं आपके, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।